IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले 30 वर्षों के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के, आज हम लोग फिजिक्स साइंस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इससे हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की पढ़ाई करनी है। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपके आगे चल के सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक जो राशियां होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? 7 है। ठीक है, तो जो भौतिक मूल राशियां उनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा। जबकि बल, वेग और कार्य ये मूल भौतिक राशियां नहीं है। और ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, पूछा गया है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में लोग गलती कर देते हैं। अब ये सब क्वेश्चन अगर दोबारा आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से करने की जरूरत होती है। और वही मेरा प्रयास है कि आप लोगों को पूरा मैं अलग अलग सब्जेक्ट का करा दूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो बहुत सारे जो मूल और जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी यूनिट क्या होती है पूछा जाता है। तो इसका याद रखना, विद्युत शक्ति का जो इकाई होती है वो होती है वाट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हॉर्स में क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हॉर्स में नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ओम मीटर मात्रक होता है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या होती है? यूनिट बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो चुंबकीय बल की यूनिट क्या होती है क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, इसका होता है डी हो जाएगा टेस्ला। इसका जो है 70 बीपीएससी में जब री एग्जाम जो हुआ था उससे पूछा गया था टेस्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन जो है टेस्ला के समतुल्य है? अब क्वेश्चन वही है, बट रिपीट किया है, न्यूटन या एम्पियर मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 70 बीपीएससी में किया था। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में बहुत बार आ चुका है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो क्या होती है? दूरी। तो दूरी का मापन किससे होता है? याद रखना, ये प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। दूरी जो लंबी दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष से ही मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापा जाए, ये सबको मापते हैं। और यह क्वेश्चन रिपीट भी कई बार किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, स्ट्रॉम इकाई किसकी होती है? तो याद रखना, ये किसकी इकाई होती है? तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेवलेंथ की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो एक माइक्रोन बराबर किसके होता है? तो जो 1/1000 मिलीमीटर के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, एक जो है किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर की दूरी है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? तो 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम लोग 1 किलोमीटर कहते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 किलोग्राम बराबर होता है किसके? 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है सी हो जाएगा। 10 जो है कहते 12 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, दाब की इकाई क्या होती है? जो दाब होता है उसकी इकाई क्या होती है? और जितने भी यूनिट हैं सबको हमें याद रखना है, जितने भी चीजें हैं जिसके भी जो है इकाई क्या होती है हमें जरूर याद रखना है। तो दाब की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है न्यूटन वर्ग मीटर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ऐसा मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जिस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो याद रखना, विकृति। विकृति का मात्रक नहीं होता, जबकि प्रतिबल, बल और दाब का मात्रक होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 1.4 kW। ठीक है,
करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। जो विद्युत धारा है वो किस उपकरण से मापी जाती है, तो किससे मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो किससे मापा जाता है, एम्पियर से मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो किसका जो मात्रा कौन है, कौन किससे क्या मापा जाता है, ये फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से करने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला आपका है वोल्ट मीटर का विभवांतर होता है, बिल्कुल सही। ए मीटर आपका विद्युत धारा का होता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल का होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका गैलोमीटर जो आपका विद्युत प्रतिरोधक का नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये काम क्या करता है, तो एक ये संवेदनशील उपकरण होता है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का ये पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है के रूप में। तो याद रखना ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम जो है वाहन की दूरी को जो है मापते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्द्रता, जो आपका ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर भी दे दिया गया है, लेकिन इसका आंसर याद रखना हाइग्रोमीटर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और इस पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, आप याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपी पीसीएस में भी, एमपी पीसीएस में भी, उत्तराखंड में भी और बिहार में भी। तो इसका हाइग्रोमीटर होगा, ना कि जो है हाइड्रोमीटर होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको भूलने वाली हो उसको कहीं पर दीवार पर अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, बार बार उसको देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो इससे जो है क्या करते हैं, मस्तिष्क का हम लोग क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा जाता है EEG का जो है उपयोग किसके लिए, उपचार के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां कौन सी होती हैं। तो आपको क्या करना है, कोई एक राशि याद कर लो, जो बाकी छूट जाएगा वो मान लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं सदिश राशि, तो सदिश राशि वेग बल विस्थापन त्वरण होता है, बाकी सब क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो पूछा इसमें कौन सी अदिश राशि नहीं है, आयतन। आयतन एक जो क्या है अदिश राशि है, जबकि सदिश राशि इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आयरन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब याद रखना सदिश राशि कौन कौन सी होती है, विस्थापन बल त्वरण ये सब होता है। तो आप सदिश राशि को याद कर लो, अदिश राशि जो छूट जाएगा वो अदिश राशि हो जाएगा। तो एक को याद कर लो, एक को छोड़ दो, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, बल्कि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है। तो आपका गति, गति जो है सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जबकि वेग बल आघूर्ण और विस्थापन ये सब क्या है सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें अब सदिश राशि अदिश राशि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक को याद कर लेना है। तो इसमें कौन सी एक अदिश राशि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका दाब। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि बल वेग त्वरण विस्थापन ये सब क्या होता है सदिश होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट आपका है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के अगर संवेग और वेग के अनुपात को देखा जाए तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बल गुणनफल किसका होता है। तो बल किसका गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी कई बार आ चुका है और अलग अलग पेपरों में आया हुआ है और इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। तो बल गुणनफल किसका होता है, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल होता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? एक गैर संपर्क बल होता है, जबकि बल जो है घर्षण बल और प्रभावी बल, ये सब क्या होता है? ये संपर्क बल होता है। ये 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऐसा कौन सा ऊर्जा परिवर्तन जिसमें घर्षण बल शामिल होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। और आपको फिजिक्स की अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो आप लूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। लूसेंट को आप अच्छे से आधार बनाइए, आपके जीएस के बेसिक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आगे है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? गैलीलियो ने परिभाषित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक जो है दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बस में जो बैठे यात्री हैं वो बाईं ओर झुकेंगे। अगर गाड़ी चल रही है और अचानक ऐसे मुड़ती है तो उसमें जो बैठे यात्री वो कहाँ झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। अगर जो गाड़ी दाईं ओर झुक रही है तो बाईं ओर झुकेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ठीक है। ये क्वेश्चन क्रिकेट में भी किस संदर्भ पूछा गया है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। जब गेंद तेजी से आती है तो उसी की स्पीड में हाथ को पीछे कर लिया जाता है, जिससे जो है चोट नहीं लगती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो जो गेंद की वेग है उसको कम करने के लिए हाथ भी उसी दिशा में ले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये क्रिकेट की गेंद के संदर्भ में भी पूछा जाता है। जब कोई खिलाड़ी कैच गेंद पकड़ता है तो वो भी ऐसे ही कैच पकड़ता है। नेक्स्ट आपका है, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है। तो जो केंद्राभिमुख बल होता है वो याद रखना केंद्र की ओर लगता है। ठीक है। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, तो लिखा है वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो जो याद रखना मौत के कुआं में गोला लगाते हैं वो याद रखना अभी जो है केंद्राभिमुख बल के आधार पर ही लगाते हैं, जो है जो अंदर की ओर बल लगता है। और जो बल बाहर की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं केंद्राभिमुख बल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पे एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो जो कोरियोलिस बल होता है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो हवाएं और जल पीछे की ओर छूट जाते हैं, और पृथ्वी घूर्णन के कारण पे दाईं और बाईं ओर जो घूमते हैं हवा या जल, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। और कोरियोलिस बल का वीडियो मैंने यूट्यूब पर बना के दिया है, अच्छे से उसको आप देखेंगे, AI के थ्रू बनाया है, तो आप उसको जाके समझ भी सकते हैं। तो कोरियोलिस बल जो उत्पन्न होता है हमारी पृथ्वी पर, वो क्यों उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से। जब पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तब कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और इसी बल के कारण हवाएं दाहिनी और बाईं ओर मुड़ती हैं, चक्रवात आते हैं। ये सब घटनाएं इसी कारण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। जो हम देखा होगा, जो बेयरिंग लगती है गाड़ियों में, टायरों में, उसके बारे में पूछा, तो रोलिंग घर्षण के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो अपकेंद्रण बल पे काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ये बाहर की ओर बल लगता है किसमें? वॉशिंग मशीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात मतलब कि जो है खुले आसमान में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ जो है अगर गिराते हैं तो क्या होगा? ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अब चाहे एक पंख हो, एक रबड़ की गेंद हो, और चाहे एक जो है लकड़ी की गेंद हो। ठीक है। तो निर्वात में अगर हवा चलेगी तब तो ये एक समान नहीं गिरेंगे। हवा की उपस्थिति की यहाँ बात क्वेश्चन में नहीं हो रही है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तीनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, अलग अलग द्रव्यमान की अगर दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से
क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग का होगा। ठीक है, किसी भी क्षण जो है एक ही वेग का होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो पिंड, किसी भी पिंड का जो हम वेट करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं तो विषुवत रेखा पर जो, याद रखना विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी गति अधिक होती है, और जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो पिंड का गति क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर घूर्णन की गति हम और तेज कर देंगे तो यहाँ पर याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल और कम हो जाएगा, इसीलिए उसका घटन, उसका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है और पोल पे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लोलक की कालावधि क्या होती है। ठीक है, जो लोलक घड़ियां होती हैं उनकी काला अवधि, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, याद रखना लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक घड़ियां होती हैं जो आपको घूमती हैं वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, उनकी कालावधि कितनी हो सकती है। कहाँ यहाँ से जहाँ जब घूमती हैं तो उनकी कालावधि, अगर लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा, उसी पे लंबाई पे निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि। तो चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग के मूल माध्य वेग से कम होता है। तो वहाँ पे गैस जो है, जब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा तो हवाओं पे गुरुत्वाकर्षण भी बल लगता है, इसीलिए वहाँ के जो गैस होते हैं उनके अणुओं के पलायन वेग अधिक हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे वातावरण नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि याद रखना ये चूंकि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और फिजिक्स में कई चीज़ें ज्योग्राफी से मिलती जुलती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखना। ये पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। तो जो वर्षा होती है, जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों हो जाती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सबसे ज्यादा सायंता किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा सायंता किसमें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहद में, क्योंकि शहद को अगर हम कहीं पे गिराते हैं तो बहुत धीरे धीरे गति से वो जो है बहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सायंता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट है। तो 4 सेंटीग्रेड पर ताप जो है, याद रखना, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो गैसों के द्रवीकरण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा उदाहरण पूछा गया है। तो याद रखना, कम तापमान और उच्च दाब। कम तापमान और उच्च दाब पर जो है गैसों के द्रवीकरण के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो गैस द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो कम तापमान और उच्च दाब पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अभी 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस नियम के अनुसार पूछा गया, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों, कोई भी गैस हो, सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो याद रखना आपका हो जाएगा आओ जो है गाद्रो का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा। तो याद रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है गिलास में जब हम बर्फ डालते हैं तो उतना वो आयतन घेर लेती है, तो जब बर्फ पिघलेगी तो उसमें जल स्तर में कोई जो है बदलाव नहीं आएगा। ये मत सोचना कि अगर बर्फ डाल देते हैं तो जो है जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उतना आयतन घेर करके ही पहले से ही उसमें जमा होती है, उतना आयतन पहले से घेर लेती है अपने लिए। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सौर विकिरण निम्न में से किस परासरण में दिखता है। तो याद रखना, जो सौर विकिरण सूर्य की जो किरणें होती है वो किस परासरण में चलती हैं, जो दिखती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 400 से 700 nm पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तरंगदैर्घ्य इसे कहते हैं। तो याद रखना उसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, मतलब कितना उसमें लेंथ होता है, उसमें आवृत्ति कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 39,000 से लेकर के 73,000 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तरंग और कण दोनों के समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। वो तरंग और कण दोनों के समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा, 3 × 10 जो है 8 मीटर्स के जो मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको हमें अच्छे से याद कर रखना है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। जो प्रकाश की गति होती है वो किसके बीच से जाएगी तो न्यूनतम हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच से। तो कांच से जब जाएगी तो इसकी जो है गति न्यून हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 8.5 मिनट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट लगभग होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता या नहीं बदलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सही कथन चुनिए, इनमें कौन सा है जो सही कथन है। ठीक है, पहला आपका है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, यही सही होगा। ये क्वेश्चन प्रकाश से पूछा गया, प्रकाश से क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसीलिए लाल प्रकाश को जो है सिग्नल के रूप में यूज करते हैं जो दूर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को जो है किससे समझाया जा सकता है। तो अगर रात में हम देखते हैं तो आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी उनकी रोशनी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसी कारण जो तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आकाश नीला लगता है क्योंकि जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। तो याद रखना जो सूर्य किरणें होती है वो लघु तरंगों के माध्यम से आती है, दीर्घ तरंगों से वापस जाती हैं, तो उनके प्रकीर्ण से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट आपका है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। आकाश में नीला और समुद्र भी नीला प्रतीत होता है क्यों। तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग जो है दिखाती है। इस घटना का कारण क्या होता है, मतलब जो साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें वो रंगीन दिखाई देता है। तो उसका उस घटना का कारण पूछा गया है क्या है। तो प्रकाश का जो है व्यक्तीकरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा होगा। तो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा, तभी उसका प्रतिबिंब अपने से
बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? तो अवतल। अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब एक टेलीस्कोप के दृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की भेदन क्षमता क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम टेलीस्कोप में लेंस को और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है उसकी जो है भेदन क्षमता अर्थात स्पष्टीकरण ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। ये 70 बीपीएससी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश का वर्ण विक्षेप संभव है, तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेप है वो कैसे संभव होता है? तो याद रखना वो प्रिज्म द्वारा वो जो प्रकाश का जो वर्ण है अलग अलग जो कलर है वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो दोपहर के 12 बजे याद रखना इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा या नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? तो याद रखिएगा, अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं, अगर ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो अगर मॉर्निंग में सूरज ईस्ट में होता है तो हमेशा अगर बारिश होगी और बारिश के तुरंत बाद धूप निकलेगी तो याद रखना उसके जो है परावर्तन से सामने मतलब पश्चिम, मॉर्निंग में पश्चिम की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा, और जो है अगर इवनिंग की बात करें और सूरज अगर जो आपका पश्चिम तरफ है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा और इंद्रधनुष पूरब की ओर दिखाई देगा। लेकिन अगर दोपहर के 12 बजे सूरज यहाँ है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? तो प्रकाश का जो रेखीय प्रसार जो होता है उसी से छाया की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है, 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ अवतल दर्पण भी लिखा हुआ है लेकिन दर्पण का उपयोग नहीं करते, कन्फ्यूजन के लिए आपको यहाँ दे दिया गया है लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? जो पढ़ने के लिए हम ग्लास का उपयोग करते हैं वो भी जो है उत्तल लेंस होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे? तो लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो डायोस्फीयर से मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी जो है ऐनक मतलब कि चश्मे के लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ रंग दिया है, उनको मिलाने से मतलब संयोजन दिया, 2 रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पहला आपका है मेजेटा, मेजेटा जो है लाल और नीला से बनता है। टील जो रंग बनता है किससे बनता है? तो याद रखना ये नीला आपका जो है हरा और सफ़ेद से बनता है। मुरोप रंग किससे बनता है? तो याद रखना नीला, लाल और सफ़ेद से बनता है। और आपका जो है सियान रंग किससे बनता है? हरा और नीला से बनता है। ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा रंग किससे बनता है, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? मतलब ऐसी कौन सा ताप बिंदु है जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिक बिंदु कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है क्या कहलाता है? विकिरण। तो विकिरण के लिए देखना ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जो विकिरण है ये भी ऊष्मा का एक प्रकार होता है, इससे भी ऊष्मा का प्रसार होता है। ठीक है।
ये 70 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100 सेंटीग्रेड के ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वाष्पीकरण की जो है ज़्यादा गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ज़्यादा जो वाष्पीकरण होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है जिससे लोग ज़्यादा जल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसी ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाते हैं किस पर? तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक किस पर मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर अगर बात करते हैं तो 36.9 डिग्री होता है। याद रखना क्या? तो याद रखना मानव शरीर का तापमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल पे जो है तापमान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 50 सेंटीग्रेड का तापमान अगर उस पर फ़ारेनहाइट पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो सेल्सियस से जुड़े हुए ऊष्मा जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जिससे ओस नहीं बनती है। तो याद रखना दो चीज़ों में ओस नहीं बनेगी। अगर वायुमंडल में बादल हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है तो याद रखना उस समय ओस नहीं गिरेगी। तो उसके पीछे कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर होती है जब तेज हवाएं तेज चलती हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीला कपड़ा सबसे जल्दी कब सूखेगा, किस अवस्था में? तो याद रखना अगर आर्द्रता 20 सेंटीमीटर हो कम हो और तापमान 60 सेंटीग्रेड हो तो याद रखना कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी और आर्द्रता कम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन ही फिजिक्स के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो गर्म मौसम में अगर पंखा चलता है तो हमें आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है तो हमें ठंडा लगता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट आपका हीट वेव की घटना उत्तर भारत में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें पहचान करनी है। ठीक है। पहला दिया है आपका यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा। ये जो हीट वेव नहीं होता। हीट वेव का मतलब ये होता है कि तापमान अचानक से ना बढ़ के धीरे धीरे बढ़ करके और लंबे समय तक बढ़ता है, उसको कहते हैं। दूसरा आपका है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। जो दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसके पीछे कारण क्या है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। तो अधिक दाब हो जाता है जिससे पानी जल्दी उबलने लगता है तो खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कमरे में रखे जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर अगर खोल देंगे जो है तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन वही है, लिखा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन वही रिपीट किया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। आपका है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या होता है? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना होगा। और कौन सी तरंगे कैसे होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होती हैं, कौन सी अलग अलग तरंगे होती है, सबके बारे में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी? तो वायु में ध्वनि तरंग क्वेश्चन वही है, बस भाषा चेंज कर दिया है। अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें याद रखना क्या होती हैं, ये आवेशित कण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये काफी विवादित क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत बच्चों का गलत हुआ था क्योंकि पहली बार इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। जो हमारा वातावरण होता है वो किसके द्वारा गर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना दीर्घ जो तरंग स्थलीय विकिरण होता है उसके द्वारा। कैसे होता है, मान लीजिए स्थल है और जब सूर्य ये है, तो सूर्य जब किरणें आती तो लघु तरंगों में आती हैं, तो उससे वातावरण गर्म नहीं होता। लेकिन जब यहाँ से विकिरण वापस जाती है, जिसे हम दीर्घ तरंगें कहते हैं, इसकी वजह से हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो सूर्य किरणें लघु तरंगों में आती है, लेकिन जो विकिरण जाता है वो दीर्घ तरंगों में जाता है, उसी से हमारी पृथ्वी गर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखना जो ऐसे चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो जो ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे है उसको क्या कहते हैं, हम गर्त कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा भी गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमें रटना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना मैक्सवेल का एक सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरित करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय और जो है चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उन्हें विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न जो है किरणों का उपयोग किया जाता है। जो आंतों का होता है, आंत का निदान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना एक्स किरणों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है, तीव्रता होती है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट आपका गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में जो भ्रूण होता है उसके जो है जानकारी के लिए किस किरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पराध्वनिक किरणों का। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रूण का पता लगाने के लिए पराध्वनि जो है किरणों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपरिवर्तित रहती है। मतलब कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक संगीत कार्यक्रम में जो है ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने के लिए कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका धारा घनत्व होता है क्या। जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, तो देखना एक जो है सदिश राशि होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना आएगा। तो बिजली का जो खर्च आएगा वो आएगा कितना, 1 इकाई 1 यूनिट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो जो बिजली का बिल आता है वो किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट के और आपका किसके, वोल्टेज के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बिजली का बिल इसी वाट और वोल्टेज के आधार पर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो समानांतर प्रतिरोध
वाले सर्किट का कुल जो प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो ये होगा 4.70 किलो ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है क्या? तो एक संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है? ये होता आवृत्ति के व्युत्क्रमणपाती होता है। जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है उसका ठीक उल्टा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो काम क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? मैकेनिकल ऊर्जा होती है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो चाहे टरबाइन चले और चाहे डायनेमो चले, दोनों से बिजली उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो याद रखना, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो ऊष्मा का इसमें कोई हानि नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विद्युत मोटर क्या करता है? अभी मैंने बताया। तो विद्युत मोटर क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना, डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, किसका होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग ही बल्ब में किया जाता है, जिससे जो है वो गलता नहीं है, क्योंकि 4000 सेंटीग्रेड पे वो गलता है टंगस्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, श्वेत प्रकाश को, जो श्वेत प्रकाश है मतलब व्हाइट प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी जो करंट होता है, एसी डीसी, तो एसी करंट को हम कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो के द्वारा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल प्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। इसी का यूज होता है सोलर सेल में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, ठीक है, जो कि क्या करता है? ध्यान रखना, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सोलर जो सेल होते हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में किसके प्रसार के संदर्भ में देखा जाता है? याद रखना, ये जो है एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये उस समय करंट अफेयर में जोड़ के आया था, इसलिए इसका आंसर जो है क्या होगा? सी होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक होता है? कौन सा ऐसा जो है तरल है जो बिजली का कुचालक होता है, जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है? तो याद रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। संतरे का रस हो, चाहे नमकीन पानी हो और नींबू का रस हो, सब में बिजली जो है सुचालित होती है, उसमें बिजली चलती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक संवाहक जो है के तापक्रम परिवर्तन के कारण जो है इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो जो अतिचालक होता है जिसे हम जो है क्या कहते हैं सुपर कंडक्टर कहते हैं, तो इसका चालक इसका मतलब कि लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट आपका गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम गर्म कर दें तो एक अर्धचालक का जो है सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, तो देखना वो घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ऐसी कौन धातु है जिसका अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं, तो जो है जर्मेनियम का करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे होता है, सबको पता है, क्वेश्चन कई बार आया है, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित कौन सा है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, देखना अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी यूपीपीसीएस से भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु जो है उपयोग होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का हम उपयोग करते हैं, सबको पता होगा, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यूरेनियम से विद्युत उत्पादन होता है जिसे हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आपका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, याद रखना, तो बीटा कण भी, अल्फा कण भी और गामा कण भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा गामा तीनों करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शीघ्रोत्पाती रिएक्टर है जिसे हम फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहते हैं, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है कैसे। तो याद रखना जो आजकल बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना वो विखंडन प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो याद रखना तमिलनाडु का कलपक्कम और जो है आपका उस क्षेत्र का जो लगाया गया है जिसे आपका कैगा, तो उसमें इसी का उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है मैनहट्टन परियोजना क्या है। यह क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा गया था 2023 में। ठीक है। तो इसका है यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये उस समय परियोजना चर्चा में थी इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया साइंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोखरण जो है 2 का परीक्षण कब किया गया था। तो पोखरण 1 का परीक्षण इंदिरा गांधी के समय 1974 में किया गया था और पोखरण 2 का जो परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। कब किया गया था, तो 11 मई जो है 1998 को किया गया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो याद रखना फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। अगला जो वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री का आएगा। तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम साइंस हर सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। आप लोग उसको जरूर कर लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।